नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं सजल आपके साथ। ऐसा माना जा रहा है कि फिलहाल ब्रह्मर्षि समाज हाशिए पर है। 90 के दशक से पहले ब्रह्मर्षि और यदुवंशियों में काफ़ी अच्छा सामंजस्य बैठता था, लेकिन 90 के दशक के बाद से लीडरशिप में डिफरेंसेस आने की वजह से इसके साथ साथ आरक्षण लागू होने के बाद से भी ब्रह्मर्षि और यदुवंशियों में दूरियां बनने लगी थी, जिसके बाद अब इस बार जो बिहार में सीटों का बंटवारा किया गया है, इस बार लग रहा है कि यदुवंशी और ब्रह्मर्षि एक साथ फिर से आते नजर आते हैं। आपको बता दें कि बिहार में 40 सीटों में से एनडीए के द्वारा ब्रह्मर्षियों को मात्र 2 सीट ही दी गई है। वहीं आरजेडी में भी 1 सीट और कांग्रेस में भी 1 सीट, यानी कि महागठबंधन से भी ब्रह्मर्षियों को 2 सीट दी गई है। ब्रह्मर्षि शुरू से कांग्रेस के कोर वोटर माने जाते थे, लेकिन कांग्रेस के कमज़ोर पड़ने के बाद ब्रह्मर्षियों का झुकाव भाजपा की तरफ होने लगा था, जिसके बाद भाजपा को कोई भी उम्मीदवार, किसी भी जाति का उम्मीदवार कहीं से खड़ा करे, ब्रह्मर्षि भाजपा के कोर वोटर बन चुके थे, जिसको देखते हुए भाजपा ने उन्हें मान लिया कि हम किसी भी जाति के उम्मीदवार को खड़ा करेंगे। ब्रह्मर्षि समाज हमारे कोर वोटर बन चुके हैं और वे हमारे ही ओर वोट देंगे, जिसको लेकर अब कहीं ना कहीं ब्रह्मर्षियों में एक उग्र देखने को मिल रहा है, जिसमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो एनडीए से इस बार नाराज़ चल रहे हैं, जैसा हमने कुछ ब्रह्मर्षियों से बात भी किया था। तो आज क्या लगता है 2024 के लोकसभा चुनाव में इस बार नई जो एक्सपेरिमेंट की जा रही है आरजेडी की ओर से कुछ सीटों पर ब्रह्मर्षियों को और यादवों को एक साथ लाने के लिए, तो क्या लगता है कि इस बार लोकसभा चुनाव में जमीनी स्तर पर ये दोनों एक साथ नजर आते हैं या नहीं? इसको बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं ब्रह्मर्षि यदुवंशी सामाजिक फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव कुमार चौधरी जी। इनके साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हैं कि सुधा डेयरी के चेयरमैन वीरेंद्र राय, और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं धीरेन्द्र कुमार विराना, जो कि एडवोकेट भी है। इनके साथ ही एक राजनीतिक विशेषज्ञ अरुण कुमार सिंह भी मौजूद है, जिनसे हम बात करेंगे इस मुद्दे पर कि क्या लगता है 2024 के चुनाव में यदुवंशी और ब्रह्मर्षि एक साथ आते नजर आते हैं। तो पहले संजीव कुमार जी आपसे बात करेंगे। क्या लगता है कि आप एक फ्रंट भी चला रहे हैं, जो पहले 90 के दशक में यदुवंशी और ब्रह्मर्षि एक साथ नजर आते थे, फिर अब क्या लग रहा है कि 90 के पहले वाला दशक लौट कर आएगा? एक्चुअली फ्रंट तो मैं पिछले 4 साल से चला रहा हूँ, ब्रह्मर्षि यदुवंशी समन्वय समिति के नाम से, और कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक बोध आया कि 1990 से जो कुछ राजनीतिक कारणों से, और राजनीतिक कारणों के पीछे में नहीं जानना चाहते हैं कि किस कारण से हुआ, तो राजनीतिक कारणों से यादवों और भूमिहारों के बीच में एक बड़ी खाई बन गई। और खाई वो इतना लंबा खाई बन गया कि 5 साल तो साथ में जीते खाते थे, लेकिन चुनाव के टाइम में एक दूसरे को मरने मारने के लिए उतारू हो जाते थे और दूरी बहुत बढ़ गई। तो हमारे मन में आया कि नहीं, एक गलत चीज़ है और हम लोग को समन्वय स्थापित करके एक साथ चलने की ज़रूरत है। और राजनीतिक बातें अलग होती हैं, लेकिन हम सामाजिक स्तर पर दोनों एक साथ चले, तो ये इसका पहल हमने किया और उसका बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ा। और हम पहल की हमने किया, और मैंने अपने मित्र हमारे वीराना जी हैं और सारे मित्र को मैंने जब प्रपोजल दिया तो ये लोग दिल से इसको स्वीकार किया, और हम लोग कई बैठक किए, कई चर्चाएं की, और सब लोग एकदम दिल से खुश हुए इस पर, और हम लोग का पहल अच्छा रहा। अभी जो वर्तमान लोकसभा चुनाव की चर्चा आप कर रहे थे, तो निश्चित रूप से 2 धारा में हम लोग ब्रह्मर्षि की जो भाजपा का एनडीए का कोर वोटर की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से ब्रह्मर्षि समुदाय का अगर आप देखिएगा, उसका इतिहास खंगालिएगा लिएगा तो बड़ा प्रतिबद्ध जात होता है, और जिस नीति सिद्धांत के प्रति चलता है तो अपनी पूरी समर्पण के साथ चलता है। और कांग्रेस के कमज़ोर होने के बाद वो भाजपा के साथ जुड़ गया, तो भाजपा के साथ 100% जुड़ा रहा है, और आज भी जुड़ा है। ऐसा नहीं कि भाजपा से अलग हो गया, लेकिन उस जुड़ने का परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे उसको हाशिए पर धकेला जाने लगा। जहाँ उसका सीट था, उसके उदाहरण के रूप में मैं बताता हूँ, मुजफ्फरपुर, वैशाली, महाराजगंज, उसके बाद नवादा, बेगूसराय, जहानाबाद, और कई सीट ऐसे हैं, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, ये सारे सीटों पर ब्रह्मर्षियों का कभी ब्रह्मर्षि जीता करते थे और उम्मीदवार दलों के हुआ करते थे। बाद के दिनों में ब्रह्मर्षि को मान लिया कि ये तो मेरा वोटर है,
और हम जिसको भी देंगे उसके बनवर्सी उसको वोट देगा, बनवर्सी देता भी गया। और ये रेशियो धीरे धीरे घटते घटते इस स्थिति हो गया कि साफ नगण्य मानिए और नाम मात्र क्या लगता है कि हाँ वो तुम भी ले लो, खुश हो जाओ। तो हम लोग ने नारा भी दिया था कि 100% वोट करें हम, भिक्षा हम ही पाते हैं। तो ये जो इस बार महागठबंधन से भी 2 सीट दी गई है, एक आरजेडी से एक कांग्रेस से ब्रह्मर्षियों को, तो क्या लग रहा है कि मतलब ये जो नया एक्सपेरिमेंट किया गया लालू यादव के तौर पर, मैं बोल अब बताते हैं कि जैसे कि हम लोग की एक बड़ी दूरी थी राजद से, और ऐसा नहीं है कि राजद ने प्रयास नहीं किया, राजद पहले भी प्रयास किया। आपको मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र में क्या कहते हैं ये अमन पांडे जी को टिकट राजद से दिया गया, उसके बाद महागठबंधन से बिंदा विजय जी को दिया गया, अखिलेश सिंह आए, लेकिन ब्रह्मर्षि तो कहे ना कि समर्पित था। लेकिन अब धीरे धीरे ब्रह्मर्षियों का भी मोह भंग हो रहा है और उसको भी अपनी हिस्सेदारी, अपना मान प्रतिष्ठा समझ में आता है कि नहीं, अब हम ऐसे कोर वोटर बन के चलेंगे तो स्थिति हमारी और दिनों दिन खराब होगी। तो निश्चित रूप से बदलाव की स्थिति तो आ रही है और इस बार वो दूरी जो राजद से ब्रह्मर्षियों की थी वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर अब आ रहा है। तो बीजेपी से कहीं ना कहीं ये जो राजद की तरफ सॉफ्ट कोर आ रहा है ब्रह्मर्षियों का, तो बीजेपी के लिए ये घाटा तो होगा निश्चित रूप से। बीजेपी का कोर वोटर उसे घसक करके राजद के साथ जाएगा तो बीजेपी को घाटा ही होगा, ये तो स्वाभाविक बात है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है, यादव समुदाय से भी आते हैं और आप सामाजिक फ्रंट के एक सदस्य भी है, तो क्या लग रहा है कि इस बार राजद के साथ जुड़ रहे हैं? राजद के साथ ब्रह्मर्षि समाज के लोग, देखिए हमको तो आजो बात हुई है कचहरी में, चूँकि कचहरी में अधिवक्ता समाज में ब्रह्मर्षि समाज के ज़्यादा लोग हैं, हम लोग ब्रह्मर्षिया बैठते हैं तो चर्चा करते हैं। ब्रह्मर्षि समाज के लोग कहते हैं से बीजेपी वाला बूझ लिया हमको बनहुआ मजदूर, माने सब जगह हम ही वोट दे। और 90 से जो लालू यादव से लड़ाई है तब पहला मोर्चा पर लड़े हम, आ टिकट के जब समय आवेगा तो दे देगा क्षत्रिय समाज। ब्रह्मर्षि समाज के लोग हमको गिनती करके बताए हैं से छपरा में दे दिया रूढ़ी के, वैशाली में दे दिया बीना देवी के, राधा मोहन सिंह के दे दिया मोतिहारी में, सीतामढ़ी में दे दिया लवलिया, एक तरफा। ब्रह्मर्षि समाज के लोग क्या बुझाया रे भाई, मुजफ्फरपुर में रघुनाथ पांडे नेता होते थे, एलपी शाही नेता होते थे, उषा सिन्हा नेता होती थी, हम लोगों का तो अस्तित्व खत्म कराने पर लगे। और ब्रह्मर्षि समाज हम तो 5 वर्ष पहले से बता रहे थे ब्रह्मर्षि समाज के रे भाई। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह कहते थे, उनका किताब पढ़िए, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने लिखा है अपने जीवनी में, उन्होंने कहा था कि बिहार में एक मजबूत कौम है जो सोई हुई है, अगर ब्रह्मर्षि का उससे तालमेल हो जाए। उनका इशारा था जदुवंशी की ओर कि जदुवंशी या ब्रह्मर्षि का अगर बिहार में समन्वय हो जाए तो ये बिहार में नव निर्माण के लिए अन्य ताकतों को इकट्ठा करके बिहार को नया दिशा प्रदान कर सकती है। इसलिए हम लोगों का है जो ये डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का जो सोच था, उसको जब हम लोगों ने सरजमीन पर उतारने के लिए फ्रंट बनाया और उस फ्रंट के माध्यम से हम लोगों ने जब बैठक किया तो उसमें बिहार यूनिवर्सिटी के पूर्व वीसी डॉक्टर अमरेंद्र नारायण यादव आए, उत्तर बिहार के चिकित्सा जगत के मशहूर चिकित्सक डॉक्टर वीरेंद्र किशोर आए, कई यूनिवर्सिटी के विद्वान लोग आए, कह रहे भाई तो सब लोग के मन में है पहले से, लेकिन आप लोग इसको अगर यह किए, बड़ा हम लोग का प्रशंसा किए हो। तो जान लीजिए जदुवंशी समाज के भी जो नेता हैं, कई वर्तमान में ले और कई पूर्व में ले, वो 10 बरस से सोच रहे थे रे भाई ब्रह्मर्षि समाज से कैसे जुटे। जान लीजिए उदाहरण, बाबू महेश्वर प्रसाद यादव गाय घाट में इसलिए एमएलए बने कि ब्रह्मर्षि समाज उनको मदद किया। शशि कुमार राय बड़ूराज में इसलिए एमएलए बनते थे कि उनको ब्रह्मर्षि समाज मदद करता था। तो हम लोग जो यहाँ देख रहे हैं खास करके उत्तर बिहार में, जिस दिन ब्रह्मर्षि और जदुवंशी समाज एक हो जाएगा, जो अब हो रहा है, अब चूंकि उनको भी बुझा रहा है, हमको भी बुझा रहा था, अब धीरे 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 माने एक के बार इकट्ठा नहीं, लेकिन अब धीरे धीरे 2 कदम हम बढ़ रहे हैं, 2 कदम वो बढ़ रहा है। क्या लग रहा है कि महागठबंधन से अगर इस बार जो लोकसभा में किया गया है, मतलब जो 2 टिकट दी गई है ब्रह्मर्षियों को, विधानसभा में भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा? बिल्कुल इसका प्रभाव दिखने का मिलेगा। ये प्रभाव शुरू हो चुका है, सब लोग मने मने सब क्षेत्र का समीकरण बना रहे हैं और विधानसभा में अभी 100% नहीं होगा, लेकिन अभी हमको बुझाता है कम से कम बिहार के स्तर पर 75% इस बार होगा। अब विधानसभा में 100% होगा।
एगो हाई कोर्ट के वकील साहब परसों आए थे तो कहे जे हम सब लोग मान लिए हैं मने मने, कुछ लोग खुल्लम खुल्ला, कुछ लोग अंदरे अंदर, लेकिन 14 ना लोग हम की मन बना चुका है। सही बड़ा बीजेपी के लोग हम लोगों को ठगते हैं और उन्हें जाकर के देते हैं। इसलिए विधानसभा चुनाव में 100% इकट्ठा हो जाएगा, एकदम 100% हमारा विश्वास है। 1990 का चुनाव परिणाम ध्यान में होगा अगर, तो 1990 में 11 मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट की बात मैं कर रहा हूँ, 11 विधानसभा है यहाँ, जिसमें 5 यादव थे, 4 भूमिहार थे और 2 सुरक्षित क्षेत्र है। ये अगर समीकरण फिर से बना, और हमको लगता है कि बनेगा ही, चूँकि हम लोग का सकारात्मक पहल है और हम लोग चाहते हैं दिल से मिल के चलना, तो ये समीकरण बनेगा तो 90 का परिणाम हो सकता है कि 2025 में दिखाई पड़े। अच्छा, आपको क्या लगता है वीरेंद्र जी? दोनों जाति के लोगों की मजबूरी है, समय का तकाजा है कि एक होना चाहिए। यदि राजनीतिक रूप से जो जहर बोया गया 1990 में अगरा पिछड़ा की लड़ाई, तो पिछड़ों का नेतृत्व यादव किया, अगरे का नेतृत्व भूमिहारों ने किया और ये दूरी बढ़ी, लेकिन अब ये लड़ाई बिल्कुल ख़त्म हो गई है। आरक्षण का मुद्दा भी समाप्त हो रहा है, अब तीसरी धारा बन रही है। वैसी परिस्थिति में यादव और भूमिहार को एक होना पड़ेगा और एक हो रहे हैं लोग। आने वाले समय में एक होंगे तो सभी सीटों पर उत्तर बिहार में यादव और भूमिहारों का परचम लहराएगा। तो ये जो नाराजगी है ये एनडीए से है मूलतः या फिर भाजपा से, क्योंकि भाजपा कोर वोटर मानी गई है भूमिहार? भाजपा का कोर वोटर भूमिहार है तो उनका हिस्सेदारी तो दे। मुजफ्फरपुर और वैशाली में 1 सीट तो भूमिहारों को मिलना ही चाहिए। कहाँ दिया भाजपा ने? तो भाजपा के कोई गुलाम तो नहीं है भूमिहार। तो क्या लगता है कि राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर ये जो अभी बात नहीं, ऐसा है कि ये दोनों जातियां जो हैं वो मजबूत जातियां हैं, समृद्ध भी हैं और इनके पास पैसा भी है, लेकिन कालांतर में जो परिस्थितियां बनी 1990 के दशक में, उसमें ये बिल्कुल अलग थलग पड़ गए और उसका नतीजा निकला कि दोनों को नुकसान हुआ है। दोनों को नुकसान इस रूप में हुआ है कि जब लालू यादव जी मुख्यमंत्री रहे, फिर उनकी पत्नी मुख्यमंत्री हुई, लेकिन उसके बाद पिछले 17 वर्षों से लगातार प्रयास के बावजूद भी राष्ट्रीय जनता दल अब सरकार नहीं बना पाई है। और भूमिहारों को ये नुकसान हुआ कि वो उनको ज़मीन से उनका रिश्ता कमा, गांव से उन्होंने पलायन किया और वो शहरों में आ गए, तो इस तरह से उनकी पहचान का संकट खड़ा हो गया। तो आज जो बातें भी चल रही थी, मैं जब इसका विश्लेषण करता हूं तो मुझे लगता है कि दोनों जातियों को, जो मजबूत जातियां हैं दोनों बिहार की, उनको इन बातों से सोचने पर मजबूर किया है कि जो परिस्थितियां बन रही हैं उसमें अगर इन लोगों के बीच में एका हो जाएगी तो उस पे बिहार का जो राजनीतिक परिदृश्य है वो बदल जाएगा। और इसीलिए हम ऐसा देख रहे हैं कि ये जो ब्रह्मर्षि यदुवंशी समन्वय समिति को हम लोग निकट से इसके कार्यकलापों को देखने का प्रयास किया है और हम लोगों को ऐसा लगता है कि इसके दूरगामी परिणाम निकलेंगे। और जो अभी खास करके वैशाली की चर्चा यहाँ हो रही थी, तो वैशाली में भी एक प्रयोग है वो, क्योंकि अभी तक 90 के बाद इस तरह से लोकसभा के चुनाव में किसी ब्रह्मर्षि समाज के किसी व्यक्ति को अभी तक टिकट अभी नहीं दिया गया था। तो एक प्रयोग हुआ है और इस प्रयोग में देखना है, क्योंकि ब्रह्मर्षि समाज जो है वो बीजेपी के साथ बिल्कुल एक तरह से अंतरंगता में वो आ गया हुआ है। तो वो अब कितना जाता है, हम लोग भी उसको वॉच कर रहे हैं कि कितना वो उधर जाता है। लेकिन अगर जो स्थितियां बन रही हैं तो एक व्यापक प्रभाव होगा। और जैसा कि अभी बता रहे थे कि विधानसभा में अगर ये एका बरकरार रही तो फिर वही 5 और 4 का रेशियो हो जाएगा, यानी 5 हो सकता है कि यहाँ से 5 यादव जीत जाएं और 4 भूमिहार जीत जाएं। चूँकि हम वैशाली में देख रहे हैं पारू, साहेबगंज और बरुराज, ये तीनों जगह पर राजपूत समाज के जो लोग जीत रहे हैं, वो भूमिहार समाज जो यादव से डरा हुआ है या प्रताड़ना या एक साइकोलॉजिकल जो उसको डर हो गया हुआ है, उसके कारण वो तीनों राजपूत समाज के लोग वहाँ पर जीत रहे हैं। अगर भूमिहार और यादव में एका हो जाएगी तो वो तीनों सीट जो है सो तीनों यादव और भूमिहार के इसमें आ जाएगा, मुझको ऐसा लगता है।
जैसा कि हमने बात किया और आपको बताया किस तरह से इस बार यदुवंशी और ब्रह्मर्षि दोनों 90 के दशक की तरह ही एक साथ आते नजर आए हैं, और अगर ऐसा समन्वय बैठता है तो बिहार की राजनीति का परिदृश्य दूसरा होगा और किस तरह से 5:4 के रेशियो पर बिहार में सीटों में ब्रह्मर्षि और यदुवंशियों का कब्जा हो सकता है। जिस तरह से एनडीए से नाराज़ नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ये मान बैठी थी कि ब्रह्मर्षि उनके कोर वोटर है, अगर हम उनके उम्मीदवार नहीं भी लाते हैं तो भी ब्रह्मर्षि उन्हें ही वोट करेंगे। तो कहीं ये जो गलती बीजेपी मान बैठी है, इस लोकसभा में एनडीए को भारी परिणाम कहीं भुगतना पड़ सकता है, जिस हिसाब से नाराज़गी ब्रह्मर्षियों में चल रही है। अब देखना होगा कि लोकसभा में इस जो ब्रह्मर्षि और यदुवंशी समाज अब एक तरफ आते नजर आ रहे हैं, क्या इसका प्रभाव पड़ता है और क्या इसका प्रभाव विधानसभा चुनाव में भी देखने मिल सकता है। तो अब ये तो चुनाव के परिणामों के बाद ही पता चलेगा। तो इस खबर में बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।